बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में और इससे आगे जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और फर्दर जो हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में जो मौजूद हैं। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में ऑपरेटर्स के ऊपर जो है वो बात कर चुके हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। उसमें ही उसी सीरीज में आगे चलते हुए हमारे पास आ गए हैं जी रिलेशनल ऑपरेटर कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं और उसमें हमने बाकी ऑपरेटर्स की बात तो की। तो आज हम सी लैंग्वेज में जो रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं वो देखते हैं कौन से हैं। उससे पहले उनकी डेफिनेशन, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी। रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं स्पेसिफाई करने के लिए कंडीशंस को। हम अपने प्रोग्राम जो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 के अंदर हम प्रोग्राम्स बनाएंगे जिनमें हम कंडीशंस जो है वो पुट करेंगे अपने प्रोग्राम में, ताकि हम बाउंड कर सकें कुछ सी प्रोग्राम के कोड को कि वो एग्जीक्यूट हो या ना हो ऑन बिहाफ ऑफ अ कंडीशन। तो किसी कंडीशन के बिहाफ के ऊपर हम जो है वो कुछ डिसीजन मेकिंग जब करेंगे चैप्टर नंबर 11 में, तो वहाँ आप देखेंगे कि हम रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे उन कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए, प्रोग्राम में पुट करने के लिए। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज़ को, ठीक है जी। और रिलेशनल ऑपरेटर जब आप यूज़ करेंगे किसी कंडीशन में, तो वो कंडीशन बेसिकली प्रोड्यूस करेगी रिजल्ट या तो ट्रू या फिर फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो उनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है जी। तो पेपर में ये सवाल भी आ सकता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। और ये नीचे कुछ जो है वो जो रिलेशनल ऑपरेटर यूज होते हैं सी लैंग्वेज में वो सारे उसने यहाँ आपको बता दिए हैं, जिसमें ये हमारे पास है जी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं वो आपको जो हम सी लैंग्वेज में मिलेंगे, जिनको आप यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज में कोई कंडीशन जो है या डिसीजन मेकिंग के अंदर कंडीशन को पुट करने के लिए। तो जब भी आप इनको किसी कंडीशन में यूज करेंगे तो आपको या तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, जिसकी बेस के ऊपर फिर आगे आप जो कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते वो आप अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में फिट करेंगे उसको। तो ये ग्रेटर देन जो है ऑपरेटर ये रिटर्न करता है जी ट्रू अगर जो वैल्यू है लेफ्ट साइड के ऊपर वो वैल्यू बड़ी है उस वैल्यू से जो वैल्यू अवेलेबल है राइट साइड के ऊपर। अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसमें फॉर एग्जांपल 10 स्टोर है, और एक वेरिएबल है हमारे पास बी, उसमें हमारे पास 20 स्टोर है, और यहां हम एक कंडीशन लगाते हैं ए ग्रेटर देन बी। तो ये जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन जब आप अपने प्रोग्राम में इसको पुट करेंगे तो ये कंडीशन हमें क्या रिटर्न करेगी? तो आप देख लीजिए कि बी जो है वो बड़ा है ए से, बी में बड़ी वैल्यू स्टोर है ए से। तो ये कंडीशन जो है ए जो है ग्रेटर देन बी नहीं है, तो ये कंडीशन हमें क्या रिटर्न करेगी? ये कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगी। लेकिन अगर यहां मैं कर दूं 100, तो अब ए वाकई ही बी से बड़ा है, तो ये कंडीशन हमें क्या रिटर्न करेगी? ये कंडीशन हमें ट्रू रिटर्न करेगी। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो हम अपने प्रोग्राम के अंदर पुट करेंगे, और इसके लिए जो मेन चैप्टर है कंडीशंस के लिए या कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने के लिए वो चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 में हम इस तरह इन सारे ऑपरेटर्स को, रिलेशनल ऑपरेटर को, जिनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, इंशाल्लाह इनको उस चैप्टर में हम प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैं इसको छोटा सा एक आपको जो है वो प्रोग्राम दिखा देता हूँ कोड ब्लॉक के अंदर। तो मैं कोड ब्लॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो इसमें मैं condition.c मैंने एक फाइल पहले से बनाई हुई है ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा ना आपका जो है वो हमारा इस पे ज़ाया हो। तो ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए इंटीजर टाइप के ए और बी। ए में 10 स्टोर किया, बी में 20 स्टोर किया, और कंडीशन हम इस तरह लगाएंगे। सी लैंग्वेज में कंडीशन लगाने के लिए हम क्या यूज करें? इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब आप ये जो इफ स्टेटमेंट है जो यहां से शुरू हो रही है और यहां खत्म हो रही है, इस इफ स्टेटमेंट को हम
बाकायदा जो है वो स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, क्योंकि ये टॉपिक ही चैप्टर नंबर 11 का है। तो यहाँ सिर्फ मैं आपको इस पार्ट को दिखाना चाह रहा था कि ये हम जब मैंने आपसे बात की कि ये ए ग्रेटर देन बी, तो ये ए ग्रेटर देन बी जो कंडीशन है, इसको हम कंडीशन कहेंगे। ये क्या है जी? कंडीशन। इस कंडीशन को हम प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे, इस मकसद के लिए मुझे आपको यहाँ इफ स्टेटमेंट भी जो है वो दिखानी पड़ी। अदरवाइज इफ स्टेटमेंट इस वक्त हमारा इशू नहीं है, इफ स्टेटमेंट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में। तो अब देखें, यहां लिखा हुआ है जी, अगर ए बी से बड़ा है तो स्क्रीन, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। तो ये आपने बाउंड कर दिया अपने कोड को, ठीक है जी। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करेगी तो आप देख लेते हैं कि ए में तो 10 है और बी में 20 है, तो ये तो फॉल्स जो है वो स्टेटमेंट रिटर्न करेगी। यानी इस कंडीशन का जो रिजल्ट है ए ग्रेटर देन बी का, वो क्या होगा? फॉल्स। तो अगर ये फॉल्स है तो फिर जाहिर बात है ये एग्जीक्यूट कोड नहीं होगा, फिर एल्स के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 में इसका पूरा हम सिंटैक्स और सारा फ्लो चार्ट भी देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट काम कैसे करती है। तो इस वक्त सिर्फ इस कंडीशन के लिए हमने ये कोड लिखा, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। इसको चला के आप देख सकते हैं। तो हमारे पास जो है इसकी आउटपुट जो है वो क्या आएगी? बी विन्स द गेम। कुछ भी यहां लिखा हो, ये जो डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये इसमें हमें पता चल गया कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर यकीनी बात है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं कर देता हूं ए लेस देन बी, तो ये वाकई ही बी से लेस देन है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसको रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ए विन्स द गेम। ठीक हो गया। तो अब आपको पता इतना एटलीस्ट चल गया होगा कि इन कंडीशंस को या इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम किस स्टेज पे या कहां इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाकी इंशाल्लाह इफ स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तो वहां इसकी हम बात करेंगे। तो आप लेस देन यूज करें, इक्वल टू यूज करें, या बाकी ये इंशाल्लाह हम यूज करेंगे। बाकी इस वक्त इन के बारे में जो है वो आप सिर्फ याद रखिए कि ये कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं और उनका काम क्या है। जैसा कि ये इक्वल के लिए ये इक्वल टू ऑपरेटर ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर दोनों साइड पे जो वैल्यूज हैं वो सेम है। ठीक है जी, सिंपल। और अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? अदरवाइज फॉल्स, अगर दोनों सेम ना हुई। ठीक है जी, जैसे कि इस केस में अगर मैं ये ए भी क्या कर दूं, 20 कर दूं, और यहां मैं क्या लगा दूं, इक्वल टू, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू में ए विन्स द गेम जो है वो हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ए विन्स द गेम। ठीक हो गया। तो ये भाई रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। आपने पेपर में अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, और आपने रिलेशनल ऑपरेटर को, ये बेशक आप जो है वो डिटेल इसकी मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन आप रिलेशनल ऑपरेटर के जो सिंबल्स हैं, ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, ये ग्रेटर देन के लिए, ये लेस देन के लिए हैं, ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है जिसमें आप डबल जो है वो इक्वल सिंबल यूज कर रहे हैं, तो ये आप जो है वो मेंशन करेंगे। नॉट इक्वल के लिए जो है वो आप एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल के सिंबल के साथ यूज करेंगे। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर की हमारे पास डेफिनेशन मुकम्मल होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा था अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में कि जिन एक्सप्रेशन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे उनको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वही डेफिनेशन जो है वो यहाँ भी अप्लाई हो जाएगी कि जिन एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, उन एक्सप्रेशंस को क्या कहेंगे? रिलेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। और रिजल्ट जो रिलेशनल एक्सप्रेशन का है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, अभी हमने ऊपर देख भी लिया। और बोथ साइड ऑफ किसी भी रिलेशनल जो एक्सप्रेशन है उसकी दोनों साइड के ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसा कि हमारे इस केस के अंदर हम देखें तो मैं यहाँ जो है वो कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ बी की जगह 50 लिख सकता हूँ, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब जाहिर बात है ए बराबर नहीं है 50 के, ए में तो 20 है, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी, और ये वाला स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास बी विन्स द गेम आ गया। ठीक है जी, बी विन्स द गेम। तो इस तरह आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, आप यहाँ एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं कि b +10, ये भी लिख सकते हैं। तो अब a में तो 20 है, तो b में 20 + 10 क्या हो जाएगा? 30। तो a बराबर नहीं है 30 के। ठीक है जी, तो यकीनी बात है ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होगी तो फिर भी यही प्रिंट होगा, b विन्स द गेम।
ठीक हो गया। तो यहाँ इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं दोबारा, बी विन्स द गेम हो गया। सही। इसके बाद ये जो चीज़ उसने बताई आपको, मैंने उसका प्रैक्टिकल भी आपको बता दिया। एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल है, उसने A10 लिया है, B5 लिया है। हमारे केस में क्या था, A20 था, B जो है वो B20 हमने इस वक्त लिया हुआ है। आप जो मर्जी वैल्यू उसके अंदर रख लें, उसके मुताबिक जाहिर बात है कंडीशन जो है वो आपको रिजल्ट रिटर्न करेगी। तो इस केस में A10 है और B5 है, तो फिर आपको पता है A>5 अगर होगा रिलेशनल एक्सप्रेशन, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर A जो है वो नॉट इक्वल टू B एक्सप्रेशन आप लिखेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। जाहिर बात है 10 जो है वो 5 के बराबर तो नहीं है ना, तो इसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। तो इस कंडीशन को, इन कंडीशंस को आप कहाँ पुट करते हैं, यहाँ इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है जी, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आप इन कंडीशंस को लिखते हैं। तो ये है हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन। उसके बाद, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, यकीनी बात है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया कंपाउंड कंडीशन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। बताएं जी कंपाउंड कंडीशन क्या होती है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ कंपैरिजन, ऐसा कंपैरिजन जिसमें एक से ज्यादा कंडीशन जो है वो क्या हो, इवैल्यूएट हो, रिजॉल्व हो, हल हो, उसको हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशन। वैसे भी कंपाउंड का मतलब होता है, मतलब जब ज्यादा चीजों को आप एक जगह पे मिला देते हैं, जैसे एक वो मरकब सा बनाते हैं, हम इकट्ठी कर देते हैं चीजों को, कंपाउंड बनाते हैं। तो जब एक से ज्यादा कंडीशन जो है वो किसी कंपैरिजन के अंदर जो है इवैल्यूएट हो रही हो, रिजॉल्व हो रही हो, चेक हो रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कंडीशन कहेंगे। और इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस। ठीक है जी। तो जाहिर बात है किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है वो बहुत सारी कंडीशन जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में एक ही स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और ट्रू होने की सूरत में, और एक ही स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फॉल्स होने की सूरत में। तो एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आप इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है जी, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आप यहाँ जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कंपाउंड कंडीशन की। तो कंपाउंड कंडीशन बनाने के लिए, यहाँ यूज करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। इस डेफिनेशन तो ये हमारी मुकम्मल होगी, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहले लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर से कंपाउंड कंडीशन जो है वो कैसे हम उसको एवेल्यूएट करते हैं या उसको क्रिएट करते हैं। तो यहां देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में काफी दफा आ चुका है। तो क्या है लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, किसको जी, कंपाउंड कंडीशंस को। ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, कंपाउंड कंडीशंस को, यानी एक से ज्यादा अगर आपने कंडीशन जो है वो एक कंपैरिजन के अंदर जो है वो चेक करनी है या एवेल्युएट करनी है, तो फिर आप कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर का। 3 टाइम के लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो अवेलेबल है। पहला एंड ऑपरेटर, जिसके लिए आप क्या सिंबल यूज करेंगे, डबल एम्पर साइन यूज करेंगे। दूसरा और ऑपरेटर, जिसके लिए आप डबल पाइप साइन यूज करेंगे। ठीक है, ये पाइप साइन। तीसरा नॉट ऑपरेटर, जिसके लिए आप एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो आप यूज करेंगे। तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल अभी हम अपने उधर प्रैक्टिकल में भी देख लेते हैं, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं एंड ऑपरेटर सबसे पहले, जिसके लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे, डबल एंड साइन या एम्परसैंड साइन। द सिंबल यूज फॉर एंड ऑपरेटर इज दिस। इट इज यूज टू एवेल्युएट 2 कंडीशंस। 2 कंडीशंस को एवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट ट्रू अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई। ये आई थिंक आप मैथ में या ऑलरेडी ये एंड ऑपरेटर के बारे में या और ऑपरेटर के बारे में, जैसे एक्सक्लूसिव आर होता है, जैसे नॉर ऑपरेटर होता है, तो इनके बारे में शायद आप पढ़ चुके हो। तो ये वही सेम जो उनका सिनेरियो है, वो यहाँ भी वही सिनेरियो डिस्कस हो रहा है। तो ये प्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट फॉल्स अगर उनमें से कोई एक कंडीशन भी जो है वो फॉल्स हो गई। जैसे कि उसने ये इसका ट्रूथ टेबल दिया, जिसमें आप देख लें, अगर जो है वो एक कंडीशन फॉल्स है और बीच में एंड ऑपरेटर दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक रिजल्ट भी ट्रू नहीं होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल आप देख सकते हैं, नीचे उसने एग्जांपल में आपको बता दिया है। सपोज वी हैव 2 वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए वेरिएबल है 100 और एक बी वेरिएबल है 50। तो कंपाउंड कंडीशन अगर हम ये लगाते हैं कि ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन 10, तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। कैसे, ए ग्रेटर देन 10 है जी, ए 10 से बड़ा है, और एंड मतलब
और बी भी 10 से बड़ा है तो बी भी भाई 10 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू और ये वाली कंडीशन भी ट्रू, तो रिजल्ट भी क्या आएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि उसने हमें ऊपर यहां बता दिया, ये आखिरी वाला जो हमारे पास रो है इसमें हमने बता दिया कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट भी हमारे पास ट्रू आएगा। इस तरह उसने आगे एक और एग्जांपल दिया जिसमें रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ गया, आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ गया आर ऑपरेटर। आर ऑपरेटर कैसे काम करता है? आर ऑपरेटर के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे हम? ये डबल लाइन जो पाइप साइन हम कहते हैं, तो डबल पाइप साइन आप यूज करेंगे आर ऑपरेटर के लिए। ये यूज होता है एवेल्यूएट करने के लिए दो कंडीशन, बिल्कुल जैसे एंड ऑपरेटर यूज होता है, एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है। लेकिन फर्क क्या है? ये रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रू अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हैं कंडीशन 1 फॉर एग्जांपल अगर फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो फॉल्स और फॉल्स रिजल्ट भी फॉल्स ही होगा। दूसरी में कंडीशन अगर एक कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन जो है वो ट्रू है, तो अब एक भी ट्रू हो गई तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक हो गया? तो ये इसका ट्रूथ टेबल भी आप देख सकते हैं, ये पेपर में भी आपने बनाना है। ठीक है जी, एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, ये आप इसको देख लीजिएगा। तीसरा ऑपरेटर हमारे पास क्या आ गया? नॉट ऑपरेटर आ गया। तो नॉट ऑपरेटर के लिए सिंबल हम क्या यूज करते हैं? ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन साइन यूज हम करेंगे। ये यूज होता है रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए, तो ये इसका कीवर्ड है। ठीक है जी, ये ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है जी, अगर किसी कंडीशन ने रिजल्ट ट्रू किया है रिटर्न, ठीक है जी, अगर रिजल्ट जो है ये किसी कंडीशन का फॉल्स है तो ये रिटर्न क्या कर देगा? ट्रू रिटर्न कर देगा। और ये रिटर्न फॉल्स करेगा अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हुआ। तो ये उसने ट्रूथ टेबल भी आपको जो है वो दिखा दिया है, ये इसकी एग्जांपल भी उसने आपको नीचे बता दिया। तो हम बजाय इस एग्जांपल को देखने के हम इसका प्रैक्टिकल तीनों ऑपरेटर्स का इधर परफॉर्म कर लेते हैं। तो वापस हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ मैंने एक और प्रोग्राम आपके लिए बनाया लॉजिकल.c के नाम से। इसमें मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पहले से कुछ जो है वो लिखा हुआ है ताकि हमारा टाइम जो है वो इसके ऊपर ज़ाया ना हो। तो इसको आप देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ देख लें, हमने एक वेरिएबल लिया a10, बी में जो है वो 20 स्टोर है। तो अब हम कंपाउंड कंडीशन लगा रहे हैं। देखिए ये तो होगी एक कंडीशन और हम एक और कंडीशन भी साथ चेक करना चाह रहे हैं एक ही वक्त पे, और ये होगी हमारे पास दूसरी कंडीशन। बीच में हमने क्या लगा दिया? लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि क्या है? एंड का मतलब और। अगर a 10 से बड़ा है और b भी 30 से छोटा है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ट्रूथ टेबल आपने देख लिया ना कि जब एंड ऑपरेटर यूज करेंगे लॉजिकल, तो दोनों कंडीशन का ट्रू होंगी तो रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। तो अब ये पूरी को हम क्या कहेंगे? यहां से लेके यहां तक को क्या कहेंगे? कंपाउंड कंडीशन कहेंगे, क्योंकि कंपाउंड कंडीशन में क्या होता है? एक से ज्यादा कंडीशन हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो ये देखें, दो कंडीशन इकट्ठी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं बीच में लॉजिकल ऑपरेटर के जरिए, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर जो है जैसे एंड है और है, ये किस लिए यूज होते हैं? कंपाउंड कंडीशन जो है वो क्रिएट करने के लिए या चेक करने के लिए या इवैल्यूएट करने के लिए। तो आप मुझे बताएं, a 10 से बड़ा है? a 10 से बड़ा नहीं है क्योंकि वो 10 के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या होगी? ये कंडीशन फॉल्स होगी। b 30 से छोटा है जी, b जो है वो 30 से छोटा है, ये ट्रू होगी, लेकिन ये फॉल्स एंड ट्रू, रिजल्ट क्या हुआ? फॉल्स। तो जब रिजल्ट फॉल्स होगा तो फिर इफ के बाद वाली ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, एल्स के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। बी विन्स द गेम, तो ये वाला हमारे पास पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। आप इसको चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं a बराबर है 10 के, तो अब ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो अब ये पूरी कंडीशन जब कंपाउंड कंडीशन जब चेक होगी पूरी यहां से लेके यहां तक, तो ये रिटर्न क्या करेगी? ट्रू रिटर्न करेगी। तो जब ये ट्रू रिटर्न करेगी तो ये हमारा जो है वो पहले वाली जो स्टेटमेंट है इफ के बाद ये एग्जीक्यूट होगी। तो इसको चेक करके देख लेते हैं। तो हमारे पास a विन्स द गेम आ गया। तो इस तरह आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप आर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आर लगा देता हूँ बीच में, और अब मैं आर लगा देता हूँ। आर में तो जाहिर बात है सिर्फ एक का ट्रू होना लाजमी है, अगर एक भी ट्रू होगी तो पूरी कंपाउंड कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं आर में इसको फॉर एग्जांपल हम वापस कर देते हैं लेस देन 10। तो आप देखें a 10 से छोटा नहीं है क्योंकि a तो 10 के बराबर है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू बराबर किसके हो जाएगा? ट्रू के। और ट्रूथ टेबल के मुताबिक जो आपने उधर जो है वो हम अपने पेज के ऊपर देख रहे हैं। तो इसको रन करेंगे तो इस कंपाउंड कंडीशन का रिजल्ट टोटल क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे पास a विन्स द गेम प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया a विन्स द गेम।
ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप देख लें कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर को कहाँ इस्तेमाल करना है। इस वक्त आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये इफ एल्स कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ये चैप्टर नंबर 11 में कंडीशनल स्टेटमेंट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर इस वक्त सिर्फ फोकस मैं आपको करवा रहा हूँ इन कंडीशनल इन रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर और इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर कि ये कहाँ यूज़ होने हैं। क्योंकि अगर हम वैसे इधर बात करते रहें, हम वैसी बात इसकी करते रहें कि जी ये देखें जी फॉल्स और फॉल्स हो जाएगा, और देखें जी फॉल्स एंड, तो ये कुछ कहानी समझ नहीं आएगी। और ये कंडीशन भी अगर सिर्फ ज़ुबानी कलामी होगी तो फिर वो भी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो दिखाया, इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने मेन सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। तो इफ कंडीशन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। यहाँ हम बात कर ले नॉट ऑपरेटर की भी बात कर लेते हैं कि नॉट ऑपरेटर हमारे पास लास्ट ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर जो कि रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं यहाँ एंड लगा देता हूँ, ये हमने एंड पुट कर दिया यहाँ, अब देखें ये कंपाउंड कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि a लेस देन 10 नहीं है, वो तो बराबर है 10 के, तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स। तो जब फॉल्स ये पूरी कंपाउंड कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो ये तो प्रिंट नहीं होगा, हम देख चुके हैं। रन करके दोबारा देख लेते हैं, बी प्रिंट होगा, बी विन्स अ गेम, तो बी विन्स अ गेम आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस कंडीशन के, ये जो एक लेस देन है, इसके गिर्द मैं लगाता हूं यहां ब्रैकेट्स और यहां लगा देता हूं नॉट ऑपरेटर। तो अब होगा क्या, इस कंडीशन ने तो रिजल्ट जो रिटर्न किया वो तो किया फॉल्स, लेकिन इस नॉट ऑपरेटर ने उस फॉल्स को क्या बना दिया, ट्रू। तो अब ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फॉल्स जैसे रिटर्न होगा तो बाय नॉट ऑपरेटर लगा हुआ जो रिजल्ट को रिवर्स कर देगा, तो ट्रू हो जाएगा। तो अब दोनों ट्रू हो गई हैं, तो ए विन्स अ गेम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ए विन्स अ गेम। तो हमने अपने तमाम जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो भी अप्लाई कर लिए। आसान क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपने डेफिनेशन भी लिखनी है, टेबल भी बनाना है, और एक अदद एग्जाम्पल भी आपने इसमें मेंशन कर देनी है। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम जल्दी से चलते हैं, एक्सप्लेन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इंपॉर्टेंट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन ये, ठीक है जी। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है, तो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। तो डेफिनेशन में कह रही थी ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, वो ऑर्डर, वो तरतीब जिसमें मुख्तलिफ टाइप्स के ऑपरेटर जो हैं, जो किसी एक्सप्रेशन में लिखे हुए हैं, वो इवेल्युएट होते हैं, रिजॉल्व होते हैं, अपना काम करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस या ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। आप इसको जो है वो कोई भी ऐसे कह लें। इसको एक और नाम भी देते हैं, हेरारकी ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर की हेरारकी, यानी किस हेरारकी में, किस तरतीब से, किस ऑर्डर में ऑपरेटर रिजॉल्व होंगे, इवैल्यूएट होंगे, ऑपरेट होंगे, चेक होंगे, ठीक हो गया। तो हर ऑपरेटर की जो है वो अपनी प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस को आप सिंपल अल्फाज में अगर समझ लेते हैं तो पावर इससे मुराद है, ठीक है जी, उसकी ताकत ऑपरेटर की, ठीक है जी। तो जैसे अगर मैं कहूँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है और एक प्लस ऑपरेटर है, तो आप जाहिर बात है मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता है दोनों में से पावर किसकी ज़्यादा है, प्रेजेंस किसकी ज़्यादा है। अगर ये दोनों ऑपरेटर इकट्ठे आ जाएं किसी एक्सप्रेशन में, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की आपकी प्रेजेंस ज़्यादा है। इस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लस है और माइनस है, तो दोनों में किसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, तो भाई दोनों की प्रेजेंस सेम है, दोनों की पावर सेम है, आप कोई भी पहले जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यही बात वो यहाँ कर रहा है। अगर कह रहा है एक्सप्रेशन जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर जो है वो मौजूद हैं, ऑपरेटर विद हाई प्रेसिडेंसी एवेल्यूएट होंगे किससे, उन ऑपरेटर से जिनकी प्रेसिडेंस क्या है, लोअर है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्लस है और माइनस है, एक ही एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले कौन रिजॉल्व होगा, इनमें सबसे पहले रिजॉल्व होंगे जिनकी प्रेसिडेंस हाई है। तो इसमें प्रेसिडेंस हाई किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की हाई है, डिवीजन की, तो पहले ये रिजॉल्व होंगे, उसके बाद प्लस माइनस वाले आपके जो है वो बाइनरी ऑपरेटर रिजॉल्व होंगे। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी जो सी लैंग्वेज में है वो कुछ इस तरह से है, वो नीचे उसने टेबल की फॉर्म में भी आपको दिया हुआ है, और वो उसने आपको कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में भी बता दिया। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज वैलिड। तो हम शुरू से जानते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर, जिनको हम छोटी ब्रैकेट जो है वो कहते हैं, छोटी ब्रैकेट्स कहते हैं, तो उनके अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो सबसे पहले रिजॉल्व होगा। और अगर नॉट ऑपरेटर भी है, जैसे देखें टेबल में, तो वो भी सबसे पहले रिजॉल्व होगा।
और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेटर आ जाते हैं, फिर आपके माइनस जो है वो प्लस माइनस ऑपरेटर जो है वैल्यूएट होंगे एंड सो ऑन इन केस ऑफ पैरेंथेसिस। और अगर पैरेंथेसिस के अंदर और पैरेंथेसिस हैं तो फिर वो भी पहले रिजॉल्व होंगी बाकी सबसे, ठीक है जी। तो इन 4 पॉइंट्स को भी याद रखें, सिंपल हैं, लेकिन इस टेबल को याद रखें। इस टेबल में आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है सी लैंग्वेज में वो ब्रैकेट्स की है, पैरेंथेसिस की है, नॉट ऑपरेटर की है, फिर उसके बाद आपके ये जो मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेटर्स आपके आ जाते हैं जिसमें डिवीजन भी है वो है, फिर उसके बाद आपके प्लस माइनस के आ जाते हैं, फिर आपके रिलेशनल ऑपरेटर आ जाते हैं, फिर आपके इक्वलिटी के ऑपरेटर आ जाते हैं जो कि वो भी रिलेशनल ऑपरेटर हैं, फिर आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, और फिर एंड के ऊपर आपका कौन सा आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। ये जो अभी आपके कोर्स में उसने बताया हुआ है ये प्रेसिडेंसी लेवल हाईएस्ट टू लोएस्ट, इसमें और भी ऑपरेटर शामिल हैं क्योंकि सी लैंग्वेज में शिफ्ट ऑपरेटर भी यूज होते हैं जो कि आपको प्लस माइनस के बाद नजर आएंगे। अगर आप आगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग अपने एडवांस प्रोग्राम में बीएस में पढ़ेंगे तो वहाँ आपको फिर वो बताएंगे बिट वाइज ऑपरेटर भी हैं, बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर हैं, बिट वाइज ऑपरेटर एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है। तो बिट जो शिफ्ट ऑपरेटर है क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो प्लस माइनस के बाद आएंगे, उनकी प्रेसिडेंसी प्लस माइनस के बाद। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर जब मुकम्मल होंगे तो फिर हमारे पास बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव आर, वो सारे ऑपरेटर्स आ जाएंगे। ये बिट वाइज ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो कि बिट्स बिट टू बिट काम कर रहे होते हैं, यानी आप जो है वो बाइनरी नंबर्स ये की जो बिट्स होती हैं ये उनको कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक होगा। तो जैसे सी के अंदर जो है वो बिट वाइज ऑपरेटर में एंड जो बिट वाइज ऑपरेटर है उसके लिए सिंगल एंड यूज होता है, और सिंगल पाइप्स एंड यूज होता है हमारे पास जो है वो बिट वाइज ऑपरेटर में। इसी तरह जो है वो एक्सक्लूसिव आर के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, इस तरह नॉट के लिए बिट वाइज नॉट ऑपरेटर के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। इस तरह हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर जो है उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट के लिए ये, लेफ्ट शिफ्ट के लिए। तो अब ये क्या है बिट वाइज ऑपरेटर्स, ये तो इंशाल्लाह आप अपने जो है वो एडवांस कोर्स में जो है सीखेंगे, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो करें, एडिशनल वीडियो, यानी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट को वो इंशाल्लाह फिर काम आएगी, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल है, इनको जो है वो अंडरस्टैंड करना। तो वो एक लेक्चर नहीं, आई थिंक 1-2 लेक्चर उसमें लगेंगे ताकि हम उसको जो है वो कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह उसको बाद में देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये उसने एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिए, तो सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे मैथ में आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बड़ी बेसिक्स एग्जाम्पल है ये, शुरू में आई थिंक 2, 3, 5 क्लास के अंदर आपको इस तरह की जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो नजर आ जाते हैं मैथ के। तो इसमें देखिए ये अगर एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसमें हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है इस वक्त, जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, हालांकि इसमें माइनस वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लेकिन, और बाहर ये मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये पैरेंथेसिस की वजह से इस एक्सप्रेशन की जो है 5-2 की प्रेसिडेंस हाई हो गई है इस माइनस की। तो ये पहले रिजॉल्व होगा तो ये बन जाएगा 3, यहाँ 3 आ गया, अब 24, अब ये भी ब्रैकेट्स में है तो अब इसकी प्रेसिडेंस बन जाएगी। और उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में देखें मल्टीप्लिकेशन भी है और प्लस भी है, तो जाहिर बात है इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है उसकी प्रेसिडेंस हाई है तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा, और हमारे पास 80 आ गया, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली रिजॉल्व हो गया। तो सिंपल ये एग्जांपल भी आप इस शॉर्ट क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उसके बाद चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी बात ऑलमोस्ट हो चुकी है, इसको इन शॉर्ट खत्म करते हैं। वो तरतीब जिसमें ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंसी सेम है इवैल्यूएट होते हैं, उस तरतीब को, उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ठीक है जी। यानी ऑपरेटर के आपस में जो एसोसिएशन है, जैसे प्लस माइनस है, इनकी एसोसिएशन अगर देखी जाए ये सेम प्रेसिडेंस के हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देखा जाए तो देखा जाए तो ये सेम प्रेसिडेंस के हैं। तो कह रहे कि अगर किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रेसिडेंस के, सेम पावर के ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो वो इवैल्यूएट कैसे होंगे, वो किस ऑर्डर में इवैल्यूएट होंगे, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। और वो उसने हमें यहां बता दिया है कि आप उनको लेफ्ट टू राइट भी रिजॉल्व कर सकते हो, आप उनको राइट टू लेफ्ट भी रिजॉल्व कर सकते हो। इफ एक्सप्रेशन कंटेन सम ऑपरेटर जिनकी सेम प्रेजेंस लेवल है तो आप उनको इनमें से किसी भी जो है वो सिनेरियो में रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ उसने कुछ हमें बता भी दिया है। फॉर एग्जांपल ये तो ऊपर दिए हुए हैं पोस्ट फिक्स और ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, ब्रैकेट्स दी हुई हैं। अगर ये आपको इनकी प्रेजेंस सेम है,
इनकी प्रेजेंट सेम है, तो अगर किसी और इनकी प्रेजेंट सेम है, अगर किसी एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस आ जाता है, तो आप इसको लेफ्ट टू राइट जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं, इवन राइट टू लेफ्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर जो है वो किसी जो है वो ये आपके पास आ जाते हैं ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं या इक्वल जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसको आप राइट टू लेफ्ट करेंगे। क्यों राइट टू लेफ्ट करेंगे वो हमें पता है, हमने लास्ट टाइम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी किया। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 है, और यहाँ लिखा हुआ है a प्लस इज इक्वल टू 5 सेमी कॉलन, तो आपको पता है ना इसका मतलब क्या है, ये किस तरह रिजॉल्व होगा, ये लेफ्ट टू राइट रिजॉल्व नहीं होगा, ये यहाँ से यहाँ की तरफ रिजॉल्व होगा। कैसे? क्योंकि इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 5 सेमी, तो पहले a प्लस 5 बाई रिजॉल्व होगा और उसके बाद वो a में साइन होगा, तो ये राइट टू लेफ्ट जो है ये काम करेगा, इसलिए उसने ये मेंशन यहाँ कर दिया राइट टू लेफ्ट। एनीहो ये टेबल भी आप देख लीजिएगा, ये ऑपरेटर सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये प्लस यूनिट ऑपरेटर, माइनस, ये प्लस प्लस और ये सारे ऑपरेटर डिस्कस हम कर चुके हैं। तो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, सिंपल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एग्जांपल आपको उसकी दे दीजिएगा, ये वाली एग्जांपल। तो देखें ये जो है एक्सप्रेशन, इसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो आप लेफ्ट साइड से इसको उसने वैल्यूएट कर लिया, तो 10 को उसने पहले 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 240 हो गया, फिर ये एक्सप्रेशन बन गया। तो इसमें भी अभी डिवीजन मौजूद है, तो इसकी प्रेजेंस हाई है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा प्रेजेंस लेवल, तो पहले ये रिजॉल्व होगा, तो अब ये हमारे पास आ गया। अब आप देखें इसमें भी माइनस और प्लस, तो आप इसको लेफ्ट टू राइट कर लें, इस तरफ से इस तरफ वैल्यूएट कर लें या इस तरफ से इस तरफ वैल्यूएट कर लें, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। मैं 48 में से 2 निकाल लेता हूँ, पहले 46 हो जाएगा, 13 जमा करूंगा तो 59 हो जाएगा। इसी तरह मैं 13 में से 2 पहले निकाल लेता हूँ, 11 हो जाएगा, ठीक है जी। 13 में से 2 11 प्लस 11, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, और उसको मैं जमा करता हूँ फिर भी यही आंसर आएगा। तो आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अ important short question, very important short question, and that is the comments क्या होते हैं और सी में इनका इस्तेमाल जो है वो क्या है। तो इसको हम देख लेते हैं, टाइम भी मैं साथ देख लेता हूँ जी, थोड़ा सा टाइम है, देख लेते हैं कमेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमारे पास पेपर में अक्सर आ चुका है। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स वो लाइंस होती हैं आपके प्रोग्राम में जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती, कंपाइलर इग्नोर कर देता है कमेंट्स को और इनको शामिल भी नहीं करता किसमें, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कौन सा होता है, वो जो आखिरी एग्जी फाइल बनती है ना आपके, पहले कौन सी फाइल होती है, सी फाइल। सी फाइल से क्या बनता है, जब सी फाइल को कंपाइल करते हैं तो क्या बनती है, ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। और सब्जेक्ट फाइल में जब कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज ऐड होती हैं तो क्या बनती है, एग्जी फाइल, ठीक है जी। तो इस एग्जी फाइल के बारे में वो कह रहा है, इसकी बात वो कर रहा है यहाँ, कह रहा है कि इस एग्जी फाइल में ये जो लाइन आप लिखेंगे ना कमेंट्स वगैरह अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, यानी प्रोग्राम के साइज के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज वाई द कमेंट्स डू नॉट अफेक्ट द साइज ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो आपकी जो अल्टीमेटली एग्जी फाइल बनेगी, जो प्रोग्राम फाइल आपकी होगी, उसमें इन कमेंट्स का जो है वो इनको शामिल नहीं किया जाएगा, तो उसके साइज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमेंट्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इंक्रीज करने के लिए, क्या, रीडेबिलिटी किसकी, प्रोग्राम की, ताकि प्रोग्राम को आसानी से रीड किया जा सके, समझा जा सके। कमेंट्स जो है वो नोट्स की तरह होते हैं, ठीक है जी, अबाउट जो डिफरेंट लाइंस आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं ना, मुख्तलिफ कोड जो लिख रहे होते हैं, तो उसके बारे में प्रोग्रामर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहे, ताकि वो कुछ हफ्ते बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, साल बाद उस प्रोग्राम को दोबारा ओपन करके उसको पता हो कि मैंने ये स्टेटमेंट किस मकसद के लिए लिखी थी, तो वो अपने नोट्स बीच में लिख सकता है प्रोग्राम के। और ये नोट्स जो लिखेगा, ये कंपाइलर जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल करेगा तो इन सारी लाइन को इग्नोर कर देगा, या कह लेंगे पहले इनको खत्म कर देगा फिर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, ठीक है। तो सोर्स कोड की रीडेबिलिटी के लिए ये कमेंट जो है वो काफी यूजफुल होंगे। यूजर कैन इंसर्ट इंफॉर्मेशन नोट्स इन द कोड, तो यूजर जो है वो इंसर्ट कर सकता है अपने इंफॉर्मेशन नोट्स अपने कोड के अंदर, इस तरह उसको डीबगिंग में भी मदद मिलेगी, यानी एरर को ढूंढने में भी, उसको रिमूव करने में भी, और प्रोग्राम को कभी बाद में मॉडिफाई करना पड़ा, चाहे महीने बाद, साल बाद, तो वो भी आसानी से समझ लेगा। अब कमेंट सी प्रोग्राम में ऐड करने के दो तरीके हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। जो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं वो ऐड किए जाते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश के जरिए,
कहीं भी, ठीक है, एनीथिंग रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डबल स्लैश है उसको कमेंट कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोग्राम में चलता हूँ, यहाँ ये कोड ब्लॉक में प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, कोड ब्लॉक में चलते हैं तो देखें ये जो रिटर्न वाली ये लाइन है, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन, ए वाली लाइन, इसके शुरू में डबल फॉरवर्ड स्लैश में लगाता हूँ, देखो उसका कलर भी ग्रे हो गया। अब ये लाइन कमेंट बन गई। अब जब मेरा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो वो इस लाइन को कंपाइलर क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, और इसको अल्टीमेटली जो एक्जी फाइल बनेगी जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूं तो उसमें इसका कोई अमल दखल नहीं होगा। तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। आप जितने मर्जी सिंगल लाइन इसको भी कमेंट कर दें, इसको भी कमेंट कर दें, तो ये समझे डेड लाइन से आपके प्रोग्राम में, इनका कोई काम नहीं है। ये सिर्फ किस मकसद के लिए, यूजर अपने जो है वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल इस ए के आगे यहाँ उसने कहा ना राइट साइड पे फॉरवर्ड स्लैश के राइट साइड पे जो कुछ आप लिखेंगे वो कमेंट कंसीडर होगा। तो इसके मैं लिख देता हूं, आई एम टेकिंग वेरिएबल ए फॉर चेकिंग अ कंडीशन, ठीक है जी। तो ये मैंने कमेंट लिख ली। कल को मैं इस प्रोग्राम को 8-10 दिन बाद, वीक बाद ओपन करता हूं तो मैं कहूँ यार ये ए वेरिएबल में मैंने 10 वैल्यू क्यों स्टोर करवाई थी, तो ये आगे ये मैंने उसके अपने नोट्स लिखे हुए हैं, तो मैं इसको पढ़ के मुझे अंदाजा, अच्छा मैंने ए वेरिएबल में इस मकसद के लिए 10 स्टोर करवाया था, यहाँ मैंने ए वेरिएबल इस मकसद के लिए यूज किया था। तो वो जो कुछ भी आप लिखना चाहें वो आप यहाँ लिख सकते हैं। बी के लिए यहाँ अलहदा से लिख लें आप, ठीक है जी, जो भी आपने लिखना है बी के लिए वो यहाँ आप लिख लें उसके बारे में, ठीक है जी। ये आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर क्यों किए हैं ए और बी, आप इसके ऊपर लिख लें, यहाँ कमेंट लिख लें, आप लिखें कि टू यूज इन द इफ स्टेटमेंट बिलो। तो नीचे जो स्टेटमेंट है उसमें यूज करने के लिए मैंने दो, कुछ भी जो भी आप समझते हैं एज ए प्रोग्रामर कि मैं कल को इस प्रोग्राम को ओपन करूं तो मुझे पता चल रहा है कि ये दो लाइनें ये लाइन मैंने डिक्लेरेशन की क्यों लिखी है। तो ये हो गया जी कमेंट सिंगल लाइन। इस तरह मल्टीपल लाइन कमेंट है। मल्टी लाइन जो कमेंट्स हैं उनको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्लेस करना पड़ेगा स्लैश स्टार शुरू में कमेंट्स के, और फिर स्टार स्लैश एंड पे जो मल्टी लाइन कमेंट के। फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइंस हैं तो मैं चाहता हूं यहां से लेके यहां तक ये सब कमेंट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा स्लैश स्टार, देखिए सब कुछ कमेंट हो गया, रिटर्न भी हो गया, ये ब्रैकेट भी हो गया, लेकिन मुझे यहां तक करना है, यहां तक। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, स्टार दोबारा स्लैश। अब देखिए ये एक्टिव हो गई। तो इतना हिस्सा ये क्या बन गया, कमेंट्स बन गया। इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। बजाय कि आप हर लाइन के शुरू में लिखते, देखे ना एक तरीका है ना, आप हर लाइन के शुरू में ये लिखते स्लैश स्लैश लिखता, इस लाइन को भी कमेंट, इस लाइन को भी कमेंट, इस लाइन को भी कमेंट। तो बजाय ये करने के आपने क्या कर दिया, शुरू में लिखा और एंड पे क्या लिख दिया, स्टार स्लैश। तो ये सारी लाइंस आपकी कमेंट, इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, और इनको क्या कहते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स। तो इस तरह कमेंट्स आप अपने प्रोग्राम में जो है वो कर सकते हैं, जितनी भी लाइंस को आप करना चाहें, जितने भी आप अपने नोट्स पर बनाना चाहें अपने प्रोग्राम में। ये एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल भी आप दे लीजिएगा, प्रैक्टिकल मैंने आपको करके बता दिया। तो एक दफ़ा दोबारा टाइम देख ले जी। टाइम जो है वो हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का। तो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन चलें इंशाल्लाह इसको जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो शामिल कर लेते हैं, और उस लेक्चर में हम इस चैप्टर के थोड़ी रिवीजन भी कर लेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल भी हम जो है वो कुछ न्यूमेरिक्स वगैरह प्रोग्रामिंग में कुछ जो है वो परफॉर्म कर लेंगे। तो आज के लिए जो है वो इतना ही। अगर यहाँ तक कमेंट्स, अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो वो आप नीचे चैट बॉक्स में लिख दें। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम टाइप कास्टिंग के ऊपर अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे विद सम प्रैक्टिकल। बहुत शुक्रिया जी आपका।